हेलो दोस्तों, मैं हूं मीर और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक सच्ची कहानी पर बनी मूवी एरिन ब्रोकोविच को, जो सन 2000 में आई थी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुझे डिटेक्टिव सस्पेंस थ्रिलर मूवीज बहुत पसंद है। ऐसे ही जब मैं यूट्यूब पर स्क्रॉल कर रहा था तब मुझे ऐसी ही एक वेब सीरीज मिली जिसका नाम है डिटेक्टिव बुमराह। डिटेक्टिव बुमराह के सभी एपिसोड रिलीज हो चुके हैं। इसमें डिटेक्टिव बुमराह एक ऐसे आदमी की खोज कर रहे हैं जो छत से कूदा लेकिन नीचे ही नहीं आया। सुनने में ही इंटरेस्टिंग लग रहा है, इसीलिए आप इसके ट्रेलर की थोड़ी झलक देख लीजिए। रोपम हवेली, राजस्थान। कुछ दिन पहले देर रात अचानक ऐसा हुआ, एक आदमी छत से कूदा पर नीचे नहीं आया, वो हवा में गायब हो गया। तो कैसा लगा ट्रेलर? आप इस वेब सीरीज को कहानीकार सुधांशु राय के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। मुझे तो ये वेब सीरीज बहुत पसंद आई। आप भी देखकर बताएं कि ये आपको कैसी लगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताएं कि ये वेब सीरीज आपको कैसी लगी। तो लौटते हैं अपनी मूवी की तरफ। अगर एरिन ब्रोकोविच की रेटिंग की बात की जाए तो इसे बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था। साथ ही ऑडियंस ने भी इसे बहुत ज्यादा पसंद किया है, क्योंकि इस मूवी ने $256 मिलियन की कमाई की थी। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम एरिन ब्रोकोविच को देखते हैं, जो एक डॉक्टर को जॉब के लिए इंटरव्यू दे रही थी। उसके इंटरव्यू के जरिए हमें उसका इंट्रोडक्शन दिया जाता है। एरिन 3 बच्चों की माँ है, साथ ही उसके 2 डाइवोर्स हो चुके हैं। फिलहाल उसे जॉब की बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन उसका मेडिकल बैकग्राउंड से कुछ लेना देना नहीं था। वो बहुत कोशिश करती है कि उसे ये जॉब मिल जाए, लेकिन डॉक्टर मना कर देता है। एरिन हताश होकर अपनी कार में वहाँ से जा रही थी, लेकिन सिग्नल पर कोई उसे टक्कर मार देता है। फिर हम एड नाम के एक लॉयर को अपने ऑफिस में आते हुए देखते हैं। उसके केबिन में एरिन थी, उसकी गर्दन पर चोट लगी है। दरअसल उसे किसी ने एड के ऑफिस में रिफर किया था। दरअसल एरिन को उस ड्राइवर के खिलाफ केस करना था। अगले ही सीन में एरिन कोर्ट में बयान दे रही थी। वो बताती है इंश्योरेंस ना होने की वजह से वो $17,000 के कर्ज में आ चुकी है। लेकिन जब अपोजिशन लॉयर उस पर ही इल्जाम लगाता है कि उसने ही उस डॉक्टर जिसने उसे टक्कर मारी है उसे फंसाया है ताकि उससे पैसे निकाल सके, तब एरिन उसे कोर्ट में ही गालियां देने लगती है। अब नतीजतन ऐसी भाषा इस्तेमाल करने की वजह से वो केस हार जाती है। बाहर आकर एरिन अपना सारा गुस्सा एड पर निकालती है। वो उसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि उसे कोर्ट में ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए थी, लेकिन एरिन उस पर ही गुस्सा कर रही थी। इसीलिए एड बस उससे सॉरी बोलकर उससे अपना पीछा छुड़ाता है। अब एरिन घर आती है। उसने अपने बच्चों को बेबी सिटिंग के लिए पड़ोस में ही एक लेडी के घर छोड़ा था, लेकिन वो लेडी बताती है वो 1 हफ्ते में अपनी बेटी के घर जाने वाली है, इसीलिए अब वो उसके बच्चों को संभालने के लिए यहाँ नहीं रहेगी। अब एरिन घर आकर खाना बनाने की कोशिश करती है, लेकिन कॉकरोच की वजह से खाना नहीं बना पाती। इसीलिए वो अपने बच्चों को लेकर एक डाइनर में जाती है, लेकिन उसके पास पैसे बहुत कम थे। इसीलिए वो सिर्फ अपने बच्चों के लिए खाना ऑर्डर करती है और बच्चों से झूठ बोलती है उसने पहले ही खाना खा लिया है। अगले दिन एरिन न्यूज़पेपर में जॉब ढूंढना शुरू करती है, लेकिन उसे कहीं जॉब नहीं मिल रही थी। इसीलिए वो एड के ऑफिस में कॉल करती है, लेकिन कई बार कॉल करने के बाद भी एड का स्टाफ उसकी बात नहीं करवाता। अब अगले दिन जब एड अपने ऑफिस में आता है, वहाँ उसे एरिन काम करते हुए दिखाई देती है। जब एड अपने एम्प्लॉय से पूछता है तो उसे लग रहा था एरिन यहाँ नई ज्वाइन हुई है। अब एड जाकर उससे बात करता है। पहले तो एरिन उस पर चिल्लाती है क्योंकि वो केस हार गया था और अब उसे जॉब चाहिए, लेकिन बाद में उससे कहती है उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर उसे उसका काम पसंद ना आए तो वो उसे बेशक निकाल दे। अब एड एक अच्छा आदमी था, इसीलिए वो मान जाता है, लेकिन एरिन को कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, जैसे मेडिकल इंश्योरेंस और एक्सेट्रा। अब अगले दिन से एरिन वहाँ का काम समझने की कोशिश कर रही थी। अब शाम को वो एड से पूछती है उसे एडवांस मांगने के लिए किससे बात करनी होगी, लेकिन एड बताता है वो एम्प्लॉय जा चुकी है। दरअसल एरिन को वीकेंड के लिए एडवांस चाहिए था। तब एड उसे अपने पास से $100 देता है। अब एरिन घर आकर नई नैनी के पास से अपने बच्चों को पिकअप करती है, लेकिन रात में उसके घर के बाहर से बाइक का बहुत शोर हो रहा था। दरअसल उस नैनी के घर एक जॉर्ज नाम का लड़का रहने आया था। एरिन जाकर उसे बाइक बंद करने कहती है। अब जॉर्ज एरिन पर लाइन मारने की कोशिश कर रहा था। वो एरिन का नंबर
मांगता है ताकि उसे डेट पर ले जा सके, लेकिन एरिन उसे बताती है वो 3 बच्चों की माँ है, उसके 2 डाइवोर्स हो चुके हैं और उसके अकाउंट में अभी सिर्फ $17 है। फिर उसे अपना नंबर देती है क्योंकि ये जानने के बाद उसे लग रहा था जॉर्ज उसे कभी फोन नहीं करने वाला, इसीलिए वो अंदर चली जाती है। लेकिन जॉर्ज उसके एटीट्यूड से बहुत इंप्रेस हुआ था। अब अगले दिन ऑफिस में एड एरिन के पास आकर उसे एक रियल एस्टेट की फाइल ढूंढ कर देने कहता है क्योंकि उसे स्टाफ की बाकी लड़कियां नहीं दिखी। एरिन बताती है वो सभी साथ में लंच करने गई है और उन्होंने एरिन को अपने साथ चलने नहीं पूछा। तब एड उसे सलाह देता है वो अपना ड्रेसिंग सेंस चेंज कर ले, इसी वजह से यहाँ का बाकी स्टाफ उसके साथ अनकंफर्टेबल रहता है। लेकिन एरिन कहती है अगर ऐसा है तो वो भाड़ में जाए क्योंकि वो अपने मनपसंद के ही कपड़े पहनेगी। जाते समय एरिन उससे कहती है वो टाई बहुत बकवास पहनता है। अब काफी देर तक एरिन उस रियल एस्टेट की फाइल ढूंढती है, लेकिन उसे उन फाइल में कुछ अजीब लगता है, इसीलिए वो जाकर एक लड़की से पूछती है इन रियल एस्टेट की फाइल में मेडिकल और ब्लड सैंपल की रिपोर्ट क्या कर रही है, लेकिन वो लड़की उसे कुछ नहीं बताती। अब शाम को वो अपने बच्चों को लेने नैनी के घर जाती है, लेकिन उसका घर बंद था और उसके बच्चों का भी कुछ पता नहीं था। वो घबराकर वापस अपने घर आकर बच्चों को ढूंढती है, लेकिन उसे अपने बच्चे जॉर्ज के पास मिलते हैं। दरअसल नैनी बच्चों को समय से पहले ही यहाँ छोड़कर चली गई। उसे उस बेबी सिटर पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन बच्चे जॉर्ज के साथ काफी घुल मिल गए थे। ये देखकर वो शांत हो जाती है। अब रात में भी दोनों बच्चे जॉर्ज के ही साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे। साथ ही जॉर्ज को भी बच्चों के साथ बहुत अच्छा लग रहा था। अब बच्चों को सुलाने के बाद जॉर्ज उसे ऑफर देता है वो बच्चों का ख्याल रख लेगा क्योंकि अभी उसके पास जॉब नहीं है। दरअसल वो कंस्ट्रक्शन का काम करता है जिसमें उसे अच्छे पैसे मिलते हैं, इसीलिए वो अपने मन मुताबिक काम करता है। पहले तो एरिन नहीं मानती, लेकिन बाद में मान जाती है। अब रात में एरिन उस रियल एस्टेट की फाइल को ही देख रही थी। दरअसल एक PG&E नाम की कंपनी उस घर को मार्केट वैल्यू से कम कीमत पर खरीदना चाहती है, लेकिन उसे अभी तक समझ नहीं आता उन फाइल्स में ओनर्स की ब्लड रिपोर्ट क्या कर रही है। अब अगले दिन एड किसी के साथ फोन पर बिजी था, तब एरिन आकर इस केस के सिलसिले में उससे इन्वेस्टिगेशन करने की परमिशन मांगती है। एड जल्दबाजी में ठीक से सुने बगैर उसे परमिशन दे देता है, इसीलिए एरिन तुरंत उन प्रॉपर्टी ओनर के घर जाने निकलती है। उस एरिया में पैसिफिक गैस एंड इलेक्ट्रिक मतलब PG&E कंपनी का एक प्लांट लगा था। फिर एरिन उस घर में जाकर डोना नाम की लेडी से मिलती है। उससे बात करने पर उसे पता चलता है PG&E ने उन्हें खुद उनके घर खरीदने का ऑफर दिया है, लेकिन वो मार्केट वैल्यू से बहुत कम ऑफर दे रहे हैं। यहाँ पता चलता है वो और उसका हस्बैंड काफी समय से बीमार चल रहे हैं। फिर एरिन उससे पूछती है लेकिन उसके रियल एस्टेट की फाइल में मेडिकल फाइल्स क्या कर रही थी, क्योंकि कई जगह पर पैसे PG&E ने पे किए हैं। तब डोना बताती है बहुत सारे डॉक्यूमेंट होने की वजह से उसने सभी डॉक्यूमेंट को एक साथ रख दिया था, शायद गलती से उसने प्रॉपर्टी और मेडिकल डॉक्यूमेंट को मिक्स कर दिया हो। एरिन उससे पूछती है प्रॉपर्टी को लेकर तो ठीक है, लेकिन क्या उनके और PNG के बीच मेडिकल प्रॉब्लम को लेकर भी बातचीत हो रही है। तब वो बताती है जब वो बीमार थी उसके और उसके हस्बैंड के डॉक्टर की फीस PG&E कंपनी ने ही पे की थी, साथ ही उन्होंने पूरी फैमिली का चेकअप भी करवाया था। उन्होंने डॉक्टर को तुरंत पैसे दिए, यहाँ तक कि उन्होंने खुद मेडिकल बिल्स तक नहीं देखे। एरिन पूछती है उन्होंने ऐसा क्यों किया, तब वो बताती है क्रोमियम की वजह से। जाते समय एरिन देखती है उनके घर के ठीक सामने PG&E कंपनी का प्लांट लगा हुआ है। अब अगले दिन एरिन यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस जाकर एक टॉक्सिकोलॉजिस्ट के प्रोफेसर से मिलती है। वो बताता है 3 तरह के क्रोमियम होते हैं। टाइप 1 क्रोमियम शरीर के लिए फायदेमंद है, टाइप 3 क्रोमियम हार्मलेस है, लेकिन टाइप 6 क्रोमियम जिसे हेक्सावेलेंट क्रोमियम कहा जाता है ये बहुत खतरनाक है। अगर ये बॉडी में जरूरत से ज्यादा जाए तो बहुत सारी खतरनाक बीमारियां हो सकती है, साथ ही इससे कई किस्म के कैंसर भी हो सकते हैं। इसके साथ ही ये आपके DNA में मिलकर आपके बच्चों तक भी जा सकता है। मतलब ये क्रोमियम बहुत खतरनाक और जहरीला है। दरअसल इसका इस्तेमाल जंग से बचने के लिए होता है। PG&E जैसी कंपनी के प्लांट में गैस निकालने जो मशीन होती है उन्हें ठंडा करने के लिए उन पर पानी डाला जाता है और उस पानी में ही ये क्रोमियम होता है ताकि मशीन जंग ना पकड़े। अब उसे पता करना था उन्होंने उस एरिया में कौन सा क्रोमियम यूज किया। तब वो बताता है उसे उस एरिया के वाटर बोर्ड में जाकर देखना चाहिए। दरअसल हर एरिया का एक वाटर बोर्ड होता है जहाँ पानी से रिलेटेड सभी रिकॉर्ड होते हैं। साथ ही वो प्रोफेसर उसे एडवाइस करते हैं ये बात वो किसी को ना बताए, क्योंकि बात सामने आने पर लोग उन रिकॉर्ड को गायब कर देते हैं। अब अगले दिन एरिन उस एरिया के वाटर बोर्ड पहुंचती है। वहाँ बस एक लड़का काम करता था। वो एरिन को देखकर वैसे ही उस पर फिदा हो गया था। एरिन झूठ बोलती है उसे अपने बॉस के लिए अलग अलग वाटर बोर्ड से पानी की रिपोर्ट लानी है। वो एरिन पर इतना फिदा था कि उसके खुद जाकर रिकॉर्ड देखने के लिए भी मान जाता है। अब शाम होने तक एरिन वहाँ कोई काम की फाइल ढूंढ रही थी। तब वहाँ उसे एक जरूरी पेपर मिलता है जिसमें PG&E को वहाँ का वाटर क्लीन करने के ऑर्डर मिले थे। एरिन तुरंत उन पेपर की कॉपी करती है। जेरोक्स होते हुए पता चलता है वहाँ के पानी में टाइप 6 मतलब हेक्सावेलेंट क्रोमियम ही मिला हुआ है। अगले दिन जब एरिन ऑफिस आती है उसका डेस्क खाली था। तब उसे पता चलता है
उसे निकाल दिया गया है क्योंकि वो एक हफ्ते से बिना बताए गायब थी। रिसेप्शनिस्ट उसे निकाले जाने पर बहुत खुश थी। वो एड से जाकर बात करती है। एरिन बोल भी रही थी वो इस केस पर काम कर रही थी, लेकिन फिर भी एड उसकी बात नहीं मानता और उसे निकाल देता है। जब वो घर आती है, जॉर्ज वहाँ कुछ कर रहा था। वो फ्रस्ट्रेशन में उसे भी कुछ बोल देती है। साथ ही बताती है उसे जॉब से फायर कर दिया गया है, जबकि उसने इस केस के लिए कितनी मेहनत की थी। एरिन बताती है उसने सोचा था वो अपनी जिंदगी में कुछ तो बड़ा जरूर करेगी, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाई। अब वो खुद को लूजर समझ रही थी, लेकिन जॉर्ज उसे संभालता है। फिर दोनों यामा काटा करते हैं। अब अगले दिन एरिन फिर से न्यूज़पेपर में जॉब ढूंढ रही थी, तभी उसकी डोरबेल बजती है। उसके घर एड आया था। दरअसल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने ऑफिस में कॉल करके एरिन के लिए मैसेज छोड़ा था कि उस एरिया के पानी में 0.58% क्रोमियम है, जो बहुत ज्यादा खतरनाक है और इसी वजह से उस एरिया में रहने वालों को कैंसर हो रहा है। अब एड उससे पूरा मामला पूछता है। तब एरिन उसे नौकरी पर वापस रखने बोलती है। दरअसल एड को लगा था एक हफ्ते से वो अय्याशी करने गायब थी, लेकिन एड उसे सॉरी बोलकर उसे नौकरी पर वापस रख लेता है। फिर एरिन उसे बताती है एक दिन पीजीएनई के लोग डोना के घर उसका घर खरीदने का ऑफर लेकर आए। पीजीएनई वालों ने उन्हें बताया यहाँ एक बहुत ही बड़ी फैक्ट्री और रोड निकलने वाला है, लेकिन इस बीच डोना और उसके हस्बैंड की तबीयत खराब हो गई। तब पीजीएनई वालों ने ही उनके मेडिकल बिल भरे। एड पूछता है पीजीएनई कंपनी ने उन्हें क्रोमियम के बारे में बताया था या नहीं। एरिन बताती है उन्होंने उस एरिया में सेमिनार रखवा कर वहाँ रहने वाले 200 लोगों को बताया था वो टाइप 1 का क्रोमियम है, जो उनके लिए हार्मफुल नहीं है, लेकिन असलियत में वो टाइप 6 का क्रोमियम है। फिर एड उससे पूछता है उसने वाटर बोर्ड में वो डॉक्यूमेंट देखा जिसमें ये बात कंफर्म की गई है और क्या उसने उसे कॉपी किया है। एरिन ने बिल्कुल कॉपी किया है, लेकिन वो डॉक्यूमेंट दिखाने से पहले एरिन एड को सारे बेनिफिट्स के साथ अपनी सैलरी 10% बढ़ाने बोलती है और मजबूरन एड को उसकी बात माननी पड़ती है। फिर एरिन उसे वाटर बोर्ड के वो डॉक्यूमेंट दिखाती है। ये वही डॉक्यूमेंट था जो एड को चाहिए। वो पूछता है उसे कैसे पता था उन्हें इसी डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। तब एरिन कहती है इसे गट्स कहते हैं। अब अगले दिन एरिन अपने बच्चों के साथ फिर से वाटर बोर्ड जाकर बाकी डॉक्यूमेंट्स कॉपी करने लगती है। तभी उस लड़के को किसी का कॉल आता है। वो एरिन को यहाँ से जाने बोलता है, लेकिन एरिन उसकी बात अनसुना कर देती है। अब एड पीजीएनई कंपनी को बहुत सारे नोटिस भेजता है। दूसरी तरफ एरिन डोना के घर गई थी। वहाँ उसकी दोनों बेटी बाहर पूल में खेल रही थी। एरिन उसे बताती है कंपनी ने उससे झूठ बोला है। दरअसल उसका पानी जहरीला है और उनके बीमारी की वजह उनके पानी में मिला क्रोमियम ही है। पहले तो डोना को इस बात पर यकीन नहीं होता क्योंकि उनके डॉक्टर ने उन्हें ऐसा कुछ नहीं बताया था, लेकिन एरिन बताती है क्योंकि पीजीएनई कंपनी ने उस डॉक्टर को पैसे दिए थे। ये सुनकर डोना तो पहले बहुत ज्यादा हैरान थी, लेकिन फिर तुरंत अपनी बेटियों को उस पुल से निकालने भागती है। मतलब उसे एरिन की बात पर यकीन हो गया है। अब अगले दिन एड बताता है जैसे ही उसने कंपनी को नोटिस फैक्स किए वैसे ही उसे कंपनी के क्लेम डिपार्टमेंट से कॉल आया और आज उसकी क्लेम डिपार्टमेंट के साथ मीटिंग है। इसका मतलब ये था कंपनी डरी हो या नहीं, लेकिन उन्होंने इस बात को नोटिस किया है। जब दोनों उस क्लेम डिपार्टमेंट से मिलने जाते हैं वहाँ बस एक आदमी आया था। वो आदमी मिलते ही डोना के परिवार को उस घर के $2.5 लाख ऑफर करता है क्योंकि हैंकली मतलब उस एरिया में प्रॉपर्टी की उतनी ही कीमत है। लेकिन एड उनके मेडिकल एक्सपेंसेस के बारे में बात करता है क्योंकि $2.5 लाख से ज्यादा वो अपने डॉक्टर पर खर्च करने वाले हैं। लेकिन वो कहता है उनकी मेडिकल कंडीशन की वजह पीजीएनई नहीं है। लेकिन एड उसे पानी की रिपोर्ट दिखाता है जिसके मुताबिक उनकी हालत का जिम्मेदार टाइप सी क्रोमियम है जो पीजीएनई ने वहाँ के तालाब में छोड़ा है। एरिन उसे क्रोमियम से होने वाली बीमारियां गिनाती है, लेकिन अभी भी वो मानने तैयार नहीं था कि इन बीमारियों की वजह क्रोमियम ही है। वो बस उन्हें अपना ऑफर सुनाता है क्योंकि $2.5 लाख उनका फाइनल ऑफर था, लेकिन एड और एरिन उसके ऑफर को रिजेक्ट कर देते हैं। तब वो उन्हें डराने की कोशिश करता है क्योंकि वो लोग $28 बिलियन की कंपनी से लड़ने वाले हैं, लेकिन डरने के बजाय 28 बिलियन सुनकर एड खुश हो जाता है। अब मीटिंग के बाद एड और एरिन किसी बात पर लड़ने लगते हैं, लेकिन एंड में दोनों हंस देते हैं क्योंकि अब एड भी एरिन की तरह बात करने लगा था। उसी रात एरिन ऑफिस में देर रात तक काम कर रही थी, तभी उससे कपल मिलने आता है। दरअसल वो दोनों डोना के घर के सामने रहते थे। पिछले साल ही पीजीएनई ने उनका घर खरीदा था। फिर वो एरिन को अपनी कुछ मुर्गियों की फोटो दिखाते हैं जो बहुत बीमार थी, यहाँ तक कि उनके अंडों से निकले बच्चे भी वैसे ही थे। वो भी उन्हीं की तरह बीमार रहते थे। डोना ने जब उन्हें क्रोमियम के बारे में बताया तब उन्हें समझ में आया ये वहाँ के पानी की वजह से हो रहा था। इतना ही नहीं, उस औरत के अब तक 5 मिसकैरेज हो चुके हैं। पहले तो उन्हें लगा था ये सब उनकी ही लापरवाही से हो रहा होगा, लेकिन अब उन्हें समझ में आया है ये पीजीएनई की वजह से है। अब एरिन देर रात थकी हारी घर आती है। जॉर्ज तो ठीक था, लेकिन एरिन का बेटा उससे बहुत नाराज था क्योंकि आजकल वो उन्हें टाइम नहीं दे पा रही। अब अगली रात एड और एरिन डोना और कल ऑफिस में आए कपल से मिलते हैं। डोना के हस्बैंड को यह समझ नहीं आ रहा था अगर पीजीएनई पानी में टाइप 6
6 का क्रोमियम मिला रही है तो ये बात उन्होंने लोगों को क्यों बताई। तब एड उसे समझाता है ये उन्होंने अपने फायदे के लिए जानबूझकर किया। उन्होंने जानबूझकर लोगों को बताया उनके पानी में टाइप 1 का क्रोमियम है ताकि लोगों को लगे उनकी तबीयत खराब होने की कोई दूसरी वजह है, क्योंकि रूल्स के मुताबिक अगर किसी को पता है उनके पानी में केमिकल है और वो 1 साल तक इसकी शिकायत नहीं करते तो कंपनी को क्लीन चिट मिल जाती है। इसीलिए उन्होंने यहाँ के लोगों को पहले ही बता दिया यहाँ के पानी में केमिकल है, लेकिन उन्होंने टाइप 6 की जगह टाइप 1 का क्रोमियम बताकर उन्हें गुमराह किया। दरअसल एड का प्लान था वो कंपनी पर केस नहीं करेंगे बल्कि वो इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करेंगे ताकि PG&E उन्हें उनके घर की बहुत ज्यादा कीमत दे और PG&E उन्हें जितने भी पैसे देगी उसमें से 40% एड का होगा। ये सुनकर वो सब सोच में पड़ जाते हैं, लेकिन एरिन उन्हें समझाती है सुनने में 40% बहुत लगता है लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला तो एड को भी कुछ नहीं मिलेगा, सभी खर्च एड ही उठा रहा है, मतलब एड भी रिस्क ले रहा है। तब सब लोग पेपर पर साइन कर देते हैं। अब अगले दिन से ही एरिन वहाँ रहने वाले बाकी परिवारों से मिलती है जो डोना की तरह ही बीमार है। वो तबेले में जाती है जिसका पूरा परिवार बीमार है। एक कपल के घर में जाती है जिसमें से उस लेडी को पेट का कैंसर हुआ है, लेकिन एक औरत थी जो एरिन को अंदर तक नहीं आने देती क्योंकि उसके मुताबिक एड और वो सिर्फ अपने फायदे के लिए ये कर रहे हैं, जो बिल्कुल सच है। फिर एरिन एक और घर में जाती है जिनकी छोटी सी बेटी को कैंसर हुआ है। वो उसके साथ थोड़ा मजाक करती है। वो बच्ची भी एरिन को पसंद कर रही थी। उस बच्ची को देखकर एरिन को समझ में आता है PG&E ने लोगों के साथ कितना गलत किया है और वो उनसे बस प्रॉपर्टी की ज्यादा कीमत निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि उन्हें तो कंपनी को एक्सपोज करना चाहिए, उनकी सच्चाई दुनिया के सामने लानी चाहिए कि उन लोगों ने कैसे आम लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी है, कैसे PG&E छोटे छोटे बच्चों को कैंसर दे रही है। अगले दिन एरिन एड को मनाने की कोशिश कर रही थी कि उन्हें PG&E पर केस करना चाहिए क्योंकि उन्होंने पानी में जहर मिलाया है, लेकिन एड के मुताबिक PG&E उनसे इसीलिए बात कर रही है क्योंकि फिलहाल ये रियल एस्टेट का मामला है। जैसे ही उन्होंने क्रोमियम को लेकर कंपनी पर केस किया ये बहुत सेंसिटिव मामला बन जाएगा और PG&E बहुत बड़ी कंपनी है। एरिन उन परिवारों का दिलासा देकर उसे केस लड़ने बोल रही थी, लेकिन एड कहता है ऐसे केसेस में बहुत खर्च आता है, उन्हें लगभग $1 लाख पर मंथ लगेगा। एरिन के बहुत मनाने के बाद भी एड मान नहीं रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद वो पूछता है उस पानी से कितने परिवार बीमार हुए हैं। एरिन ने अब तक 12 परिवारों के बारे में पता लगाया था, लेकिन उसे वाटर बोर्ड में 1967 का एक ऐसा डॉक्यूमेंट मिला है जो कंफर्म करता है PG&E 1967 से पानी में क्रोमियम मिला रही है। इसका मतलब 1967 से अब तक उस एरिया में रहे सभी परिवार इस केस के अंदर आते हैं। अब ये बहुत बड़ा मामला बनता जा रहा था, इसीलिए एड उससे कहता है अगर वो इस केस से जुड़े सभी सबूत ढूंढ लेती है तभी वो PG&E पर केस करेंगे। अब एरिन सबूत जुटाने में लग जाती है। वो PG&E के प्लांट के पास ही एक नाली से पानी का सैंपल लेती है, एक स्विमिंग पूल में मरी हुई मेंढक लेती है और प्लांट के पास के ही एक और कुएं से पानी का सैंपल लेती है। कुछ लोग उसे पकड़ने आते हैं, लेकिन एरिन वहां से भाग जाती है। अब एक रात कोई एरिन को फोन करके उसके बच्चों को लेकर धमकी देता है क्योंकि वो PG&E की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। अब जॉर्ज उसे ये नौकरी छोड़ने बोल रहा था क्योंकि उसे लग रहा था इस केस की वजह से उसकी जान खतरे में आ सकती है, लेकिन एरिन नौकरी को लेकर जॉर्ज को कुछ बोल देती है कि उसे जॉब के बारे में क्या पता। इससे दोनों में बहस हो जाती है क्योंकि जॉर्ज को बच्चों के साथ रहना पसंद है, वो चाहे तो जॉब कर सकता है। एरिन उसे सॉरी बोलती है, लेकिन जॉर्ज को इस बात का बहुत बुरा लगा था। अगले दिन एरिन फिर उस वाटर बोर्ड जाती है। दरअसल वहाँ जो लड़का काम करता था उसने ही PG&E को एरिन के बारे में बताया था, क्योंकि कल रात फोन पर सामने वाले ने एरिन का वो नाम लिया था जो नाम उसने इस लड़के को ही बताया था। वो बताती है लोग मर रहे हैं और उसके पास इन सब के डॉक्यूमेंट है, लेकिन उसने कभी किसी को कुछ नहीं बताया। एरिन पूछती है ये सब जानने के बाद भी उसे नींद कैसे आ जाती है। तब वो लड़का शर्मिंदगी में बस नीचे देखता रहता है। वापस लौटते समय एरिन जॉर्ज को कॉल करती है। जॉर्ज उसे बताता है उसकी बेटी ने आज पहला वर्ड बोला है। एरिन ये सुनकर रोने लगती है क्योंकि उस समय वो अपनी बेटी के साथ नहीं थी। अब कहानी 9 महीने आगे बढ़ती है। हम एक बारबेक्यू पार्टी देखते हैं। दरअसल ये पार्टी एड और एरिन ने रखवाई थी और यहाँ बस उस केस से जुड़े लोग मौजूद थे। वहाँ एक आदमी आकर एरिन का नंबर मांगता है, लेकिन तभी वहाँ जॉर्ज आ जाता है, इसीलिए वो आदमी वहाँ से चला जाता है। जॉर्ज उससे थोड़ा नाराज था क्योंकि एरिन यहाँ भी काम में बिजी है। अब कुछ देर बाद एरिन काम खत्म करके जॉर्ज और अपने बच्चों के पास आती है। अब वो लोग घर जाने ही वाले थे, लेकिन तभी वहाँ डोना एक आदमी को लेकर आती है। दरअसल ये आदमी PG&E में ही काम करता है। अब
एरिन का उससे बात करना बहुत जरूरी था, इसीलिए वो जॉर्ज को बच्चों के साथ घर जाने बोलती है और वो कुछ देर में आ जाएगी। तब जॉर्ज कुछ बाइकर्स को वहाँ से जाते हुए देखता है, क्योंकि कभी वो भी वैसी ही जिंदगी जीता था। वही एरिन उस पीजी&ई कंपनी में काम करने वाले बंदे से कुछ सवाल करती है। रात में एरिन एड को बताती है प्लांट के सामने पहले तालाब बने थे, लेकिन बाद में पीजी&ई ने उन्हें ढक दिया, लेकिन 3-4 फीट खोदने पर ही उन्हें वो तालाब मिल जाएंगे। और पिछले 14 सालों से पीजी&ई उन तालाब में टाइप 6 का क्रोमियम छोड़ रही है, जिससे पिछले 14 सालों से क्रोमियम ग्राउंड वाटर में मिल रहा है। ये जानकर एड काफी हैरान था, लेकिन वो थोड़ा परेशान भी था, क्योंकि इस केस में बहुत ज्यादा खर्च हो रहा है, इसीलिए वो कोई बड़ी फर्म के साथ पार्टनरशिप करने की कोशिश में है। लेकिन एरिन के मुताबिक उनके पास पीजी&ई के खिलाफ इनफ सबूत है। लेकिन एड कहता है पीजी&ई के पार्टनर साफ साफ बोल देंगे कि उन्हें क्रोमियम के बारे में कुछ पता नहीं था, जबकि उन्हें पता है, लेकिन इस बात का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। अगर डॉक्यूमेंट ना हो तो वो ये कोर्ट में साबित नहीं कर सकते। अगर ये साबित नहीं हुआ कि पीजी&ई के पार्टनर्स को इस बारे में पता था, तो उन्हें इतनी बड़ी रकम नहीं मिल सकती जिससे वो सारे परिवारों का कुछ भला कर सके। अब उन्हें कोई ऐसा डॉक्यूमेंट चाहिए जिससे ये साबित हो कि पीजी&ई और उनके पार्टनर्स को टाइप 6 क्रोमियम के बारे में पहले से पता था। तब वो उस डॉक्यूमेंट और एरिन के सबूत के साथ पीजी&ई के खिलाफ कोर्ट में एक मजबूत केस फाइल कर सकते हैं, ताकि पीजी&ई उन्हें कोई ऐसी अमाउंट दे जिससे सभी का भला हो। लेकिन इसमें कैच था, पीजी&ई कोर्ट में साबित करने की कोशिश करेगी कि उनकी शिकायत का कानूनी रूप से कुछ लेना देना नहीं है, और अगर जज उनकी बात मान गया तो उनका केस खारिज हो जाएगा और सब खत्म। मतलब अब इन सब का दारोमदार एक जज पर आ गया था कि अब वो क्या कहेगा। लेकिन अगले दिन एरिन को एक बुरी खबर मिलती है। दरअसल डोना अब कभी मां नहीं बन सकती, उसके यूट्रस खराब हो चुके हैं। लेकिन थोड़ी राहत की बात तो ये थी कि उसकी पहले से 2 बेटियां हैं। वो एरिन से वादा लेती है कि वो पीजी&ई को नहीं छोड़ेगी। अब कुछ दिन बाद उनके केस की पहली हेयरिंग थी। अगर आज जज ने उनके केस को एक्सेप्ट नहीं किया तो उनकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। वहाँ एरिन और एड के साथ पीजी&ई की तरफ से 3 वकील बैठे थे। उन्होंने केस के खिलाफ पीजी&ई की तरफ से कुछ सबूत पेश किए हैं। अब कुछ देर बाद जज फैसला सुनाते हैं कि वो पीजी&ई की दी गई एप्लीकेशन को डिनाई करने के साथ एड के केस को एक्सेप्ट करते हैं। साथ ही जज पीजी&ई के वकीलों पर बहुत गुस्सा थे, क्योंकि पीजी&ई ने पानी में टाइप 6 का क्रोमियम मिलाया ही था। साथ ही वहाँ के लोगों को झूठ बोला कि वो क्रोमियम उनके लिए फायदेमंद है। अब ये केस शुरू होने वाला था, जिससे पीजी&ई के तीनों वकील ज्यादा खुश नहीं होते। वही एड और एरिन काफी खुश थे। अगले दिन पीजी&ई के तीनों वकील एड और एरिन से मीटिंग करने उनके ऑफिस में आए थे। जैसे ही एड और एरिन उनसे बात करने जाते हैं, पीजी&ई की वकील कहती है उनके क्लाइंट्स ने कभी अपने सपने में भी $20 मिलियन नहीं देखे होंगे। मतलब वो $20 मिलियन का ऑफर लेकर आए थे। लेकिन ये सुनते ही एरिन को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है उनके लगभग 640 क्लाइंट है और उन लोगों को अमीर होने का कोई शौक नहीं है। 20 मिलियन में से 640 लोगों में कितने पैसे आएंगे, क्योंकि उनमें से किसी को कैंसर हुआ है, किसी की बैकबोन खराब हो चुकी है। तब एरिन सामने बैठे वकील से पूछती है उनके बैकबोन की कीमत क्या होगी, और उस औरत से पूछती है वो अपने यूट्रस कितने में बेचेगी। तब वो लेडी पानी पीने ग्लास उठाती है। तब एरिन कहती है ये पानी उन्होंने हैंकली से खास उनके लिए मंगवाया है। ये सुनते ही वो औरत घबराकर ग्लास को वापस रख देती है। मतलब जिस जहरीले पानी को वो एक ग्लास नहीं पी सकती, उस पानी की वजह से ना जाने कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। अब उनके लिए बात करने के लिए कुछ नहीं बचा था, इसीलिए शर्मिंदा होकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन जब एरिन रात में घर जाती है, जॉर्ज उसे छोड़कर जाने वाला था। दरअसल अब उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा। एरिन उन लोगों को जरा भी टाइम नहीं दे रही और जॉर्ज सारा दिन उसके बच्चों को संभालता रहता है। अब जॉर्ज उसे अपनी जॉब और खुद में से किसी एक को चुनने कहता है, लेकिन एरिन अपनी जॉब नहीं छोड़ सकती, क्योंकि इस जॉब की वजह से पहली बार लोग उसे इज्जत दे रहे हैं। और रही बच्चों की बात, तो वो जो कुछ भी कर रही है अपने बच्चों के लिए ही कर रही है, और उसे उम्मीद है उसके बच्चे एक दिन ये जरूर समझेंगे। लेकिन जॉर्ज का क्या, वो उस पर भी ध्यान नहीं दे रही। लेकिन एरिन अपनी जॉब छोड़ने से मना कर देती है, क्योंकि पूरी जिंदगी उसने वही किया जो दूसरे चाहते थे, लेकिन अब वो वही करेगी जो वो चाहती है। ये लगभग हर लड़की की कहानी है। हर लड़की वही करती है जो उसका बाप, उसका भाई या उसका हस्बैंड उससे करवाना चाहता है। खैर, लेकिन एरिन के मनाने के बाद भी जॉर्ज नहीं मानता और उसे छोड़कर चला जाता है।
अब वो लोगों से बात करने, बच्चों को भी अपने साथ ले जाना शुरू कर देती है। वो उस औरत के पास जाती है जो पहले उससे बात करने तैयार नहीं थी। वो अभी भी उनका साथ देने मना कर रही थी, लेकिन एरिन उसे समझाती है उसकी और उसके बच्चों की इस हालत का जिम्मेदार पीएनजी ही है, क्योंकि उन्होंने ही उनसे झूठ बोला था। इसीलिए उन्हें पीजी&ई को बेनकाब करना होगा। इसीलिए वो मान जाती है। फिर एरिन वहाँ से ऑफिस जाती है। उसके बच्चे भी उसके साथ ही है। वो ऑफिस में कुछ काम कर रही थी, लेकिन तभी उसे एड किसी दूसरे वकील से बात करते हुए दिखाई देता है। वो वकील एरिन से मिलकर उसके काम की तारीफ करता है। उसके जाने के बाद एरिन एड पर उस वकील को पार्टनर बनाने के लिए काफी नाराज होती है। दरअसल वो कर्ट पोर्टर नाम का वकील है। एड उसे बहुत पहले से जानता है। पीएनजी के केस को देखकर वो तुरंत उनका पार्टनर बनने तैयार हो गया, लेकिन एरिन कहती है वो तो मानेगा ही, क्योंकि उन्होंने काम पहले ही कर दिया है और अब उसे तो कुछ करना ही नहीं है। लेकिन कर्ट ने उनके अब तक के सारे खर्च उन्हें पे कर दिए थे। साथ ही टॉक्सिस केस में उसे सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, लेकिन एरिन नहीं मानती और नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो घर में थी, तभी उसके लिए पार्सल आता है। सबसे पहले उसमें $5000 का चेक था। साथ ही एड का लेटर था कि वो अपने बच्चों के लिए नैनी हायर कर ले, क्योंकि ऑफिस में उसकी बहुत जरूरत है। साथ ही एक चाबी थी। दरअसल सामने खड़ी कार एड ने उसे गिफ्ट की थी। कार देखकर एरिन बहुत खुश होती है। फिर एड और एरिन कर्ट के बड़े से ऑफिस में थे। अब कर्ट उन्हें बताता है पीजी&ई ने इस केस को टेस्ट ट्रायल में ले जाने का फैसला किया है। दरअसल इस प्रोसेस में जूरी नहीं होती और जज का फैसला आखिरी होता है। उसके बाद कोई अपील नहीं। उनके लगभग 640 क्लाइंट है। अब इतने सारे लोगों का ट्रायल एक साथ नहीं हो सकता था, इसीलिए उन्हें लोगों को 30-30 के ग्रुप में उनकी कंडीशन के हिसाब से भेजना होगा और वो लोग पीजी&ई से $400 मिलियन के हर्जाने की मांग करेंगे। दरअसल वो लोग नॉर्मल प्रोसेस के हिसाब से इस केस को लड़ते हैं तो पीजी&ई उन्हें सालों तक कोर्ट में उलझा सकती है। इसीलिए कर्ट के हिसाब से टेस्ट ट्रायल ही ठीक रहेगा और एड भी कर्ट से एग्री कर रहा था, जबकि एरिन को इससे एतराज था, क्योंकि उन्होंने लोगों से वादा किया है वो उन्हें कोर्ट के ट्रायल में भेजेंगे। लेकिन अब वो लोगों को कैसे समझाएंगे कि उन्हें बस एक ही मौका मिलने वाला है। लेकिन कर्ट एरिन को यकीन दिलाता है वो इस केस में बहुत सेंसिटिव होकर काम करेगा। बस उन्हें लोगों को यकीन दिलाना होगा कि अब उनके पास यही आखिरी रास्ता बचा है। फिर कर्ट की असिस्टेंट एरिन की फाइल मंगवाती है। वो कहती है एरिन ने बहुत अच्छे से शुरुआत की है, बस उन्हें फाइल्स की कुछ खामियों को दूर करना होगा। लेकिन ये सुनकर एरिन को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसकी रिसर्च में कोई कमी नहीं है, क्योंकि उसने इस केस में 18 महीने लगाए हैं और वो उन लोगों को पर्सनली जानती है। कर्ट की असिस्टेंट कहती है उसने कुछ लोगों के नंबर नहीं लिए, लेकिन एरिन को सभी 640 लोगों के नंबर ज़बानी याद थे। टेस्ट करने के लिए वो फाइल निकाल कर उस क्लाइंट का नाम पढ़ती है। तब एरिन उसका नंबर, उसकी उम्र, उसकी बीमारी, उसके माँ बाप की बीमारी, उसके इलाज की डेट, यहाँ तक कि उसके अंकल आंटी के नंबर के साथ उनकी भी पूरी डिटेल बता देती है। ये सुनकर कर्ट बहुत ज्यादा इम्प्रेस था, लेकिन उस लड़की को बहुत ज्यादा जलन हो रही थी। अब कर्ट की असिस्टेंट लोगों से जाकर मिलना शुरू करती है, लेकिन वो उस तबेले के अंदर तक नहीं जाती, जबकि एरिन तबेले के अंदर जाकर उससे बात कर रही थी। वही जब वो लोगों के घर जाकर बात करती है, वहाँ के लोग भी उसे पसंद नहीं कर रहे थे। वो लोग एरिन को कॉल करके शिकायत करते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले ही उसे सब बता दिया था। साथ ही वहाँ के लोग टेस्ट ट्रायल को लेकर बहुत परेशान हैं और अब बहुत से लोग अलग वकील करने का सोच रहे हैं, क्योंकि एड भी अब उन लोगों से ठीक से बात नहीं कर रहा। उन्हें लगने लगा था एरिन उनसे झूठ बोल रही थी। वही दूसरी तरफ एरिन की तबीयत खराब है और ये सुनकर वो और ज्यादा परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ एड और कर्ट ऑफिस में मीटिंग कर रहे थे। दरअसल अब उन्हें कोई ऐसा डॉक्यूमेंट चाहिए जिससे वो साबित कर सके कि पीजी&ई के पार्टनर्स को 1987 से पता था कि पीजी&ई वहाँ के पानी में टाइप 6 का क्रोमियम मिला रही है। लेकिन तभी वहाँ एरिन आती है और ये देखकर वो बहुत अपसेट होती है, क्योंकि उसे बताए बिना ये मीटिंग रखी गई थी। एड उसे समझाने की कोशिश करता है वो बीमार थी, इसीलिए उसे नहीं बताया गया। लेकिन एरिन इस बात को लेकर भी गुस्सा थी कि अब उसका काम कर्ट की असिस्टेंट कर रही थी। लेकिन एड बताता है टेस्ट ट्रायल की कानूनी लैंग्वेज बहुत मुश्किल है, इसीलिए वहाँ के लोगों को ये समझ नहीं आ रहा। साथ ही कर्ट ने सब खराब कर दिया है और वो अपनी गलती मान भी रहा है। अब वहाँ के लोग उन्हें चोर समझ रहे हैं। अब उन्हें जल्दी ही टेस्ट ट्रायल शुरू करना है, जिसके लिए लगभग 70% लोग लगेंगे। लेकिन पीजी&ई कंपनी ने 90% लोगों की मांग की है, मतलब तकरीबन सभी लोग। एड कहता है वो इसे बहुत ज्यादा पर्सनली ले रही है, लेकिन एरिन कहती है इस काम में उसका खून पसीना लगा है। वो अपने बच्चों को छोड़कर इस केस के पीछे पड़ी थी, इससे बढ़कर पर्सनल क्या होगा। अब उन्हें फिर से लोगों को यकीन दिलाना होगा और उन्हें टेस्ट ट्रायल के लिए मनाना होगा, मतलब कर्ट और उसकी असिस्टेंट की गई गलती को सुधारना होगा। इसीलिए अगले दिन वो उस एरिया में
सभी लोगों की मीटिंग रखते हैं। वहाँ एड सभी लोगों को बताता है टेस्ट ट्रायल में उन्हें एक ही बार अपील का मौका मिलेगा और जज का फैसला फाइनल होगा। वो जज के फैसले के बाद दोबारा अपील नहीं कर सकते और अगर वो नॉर्मल प्रोसेस से केस लड़ते हैं तो उन्हें सालों लग जाएंगे। लेकिन वहाँ के लोग इसके लिए तैयार नहीं होते। वो लोग 10-15 सालों तक केस लड़ने तैयार है और कुछ लोग वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन एड उन्हें समझाता है उनके ही जैसा एक नहर का मामला पिछले 20 सालों से चल रहा है और अगर वो 10-20 साल के बाद केस जीत भी जाए तब वो उन पैसों का क्या करेंगे। शायद जब तक उनमें से कई लोग मर भी चुके होंगे तब जाकर सब लोग उसकी बात मानते हैं। वहाँ एक आदमी था जो एरिन को घूर रहा था। ये उस बारबेक्यू पार्टी में भी उसका नंबर मांग रहा था। उनके जाने के बाद एरिन बताती है यहाँ आए सभी लोगों ने पेपर साइन कर दिए हैं लेकिन अभी भी 150 लोग कम है। मतलब अब उन्हें 150 लोगों से पर्सनली मिलना होगा। साथ ही वो एड की तारीफ करती है क्योंकि उसने सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझाया। अब अगले दिन एरिन उस एरिया में जॉर्ज को बुलाती है क्योंकि 150 लोगों की साइन लेने तक वो यही किसी मोटल में रुकने वाली थी। जॉर्ज वहाँ आकर सबसे पहले बच्चों के बारे में पूछता है। उसे अभी भी बच्चों की फिक्र थी। अब एड और एरिन लोगों से मिलकर उनके साइन लेना शुरू करते हैं। एक दिन एरिन का बेटा जो उससे नाराज रहता है वो एक लड़के की फाइल देखता है जो उसके ही उम्र का है लेकिन उसे गंभीर बीमारी है। तब उसे समझ में आता है एरिन लोगों की मदद कर रही है। अब उसका बेटा उसे समझने लगा था। ये जानकर एरिन के आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब एरिन खुद लोगों के घर घर जाकर उनके साइन ले रही थी। इसी काम से वो एक बार में जाती है क्योंकि उसे वहाँ के ओनर के भी साइन लेने थे। तब वहाँ उसे वही आदमी घूर रहा था जो उसे पब्लिक मीटिंग में भी दिखा था। वो आदमी उसके पास आकर उससे फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। एरिन इरिटेट होकर वहाँ से जाने लगती है लेकिन तब वो बताता है वो PG&E के प्लांट में काम करता था और एक बार उसने वहाँ के ऑफिसर के कहने पर वहाँ के कुछ डॉक्यूमेंट डिस्ट्रॉय किए थे। ये सुनकर एरिन काफी सरप्राइज होती है। वो पहले उसका नाम पूछती है और उसे 2 मिनट रुकने बोलकर बाहर जाती है। वो कार में जाकर एड को कॉल करती है लेकिन वहाँ सिग्नल नहीं था इसीलिए वो पब्लिक फोन से उसे कॉल करती है। वो बताती है उसे एक आदमी मिला है जो PG&E के प्लांट में काम करता था और उसने वहाँ के कुछ डॉक्यूमेंट डिस्ट्रॉय किए थे। तब एड उसे शांत होकर उसके पास वापस जाने कहता है और उसकी हर बात बिना टोके अच्छे से सुनने कहता है। फिर एरिन उस आदमी के पास वापस जाती है। वो बहुत दुखी था क्योंकि कल उसके भाई की मौत हुई है। वो भी उसी प्लांट में कूलिंग टावर में काम करता था। उसके किडनी में ट्यूमर था, साथ ही उसके आंखों की रोशनी भी चली गई थी। अब कुछ देर बाद वो आदमी बताता है एक दिन एक प्लांट में एक ऑफिसर ने उन्हें मशीन लेकर उनके वेयर हाउस भेजा और वहाँ मौजूद सभी डॉक्यूमेंट्स को डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर दिया। वहाँ बहुत सारे डॉक्यूमेंट थे। वहाँ प्लांट के बंद किए गए तालाब और वहाँ के कुओं के पानी में मौजूद क्रोमियम की रीडिंग भी थी। उसे भी डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर मिला था लेकिन वो कभी अच्छा एम्प्लॉय नहीं था। मतलब उसने वो डॉक्यूमेंट चुरा लिए थे। अब कुछ दिन बाद एड और एरिन कर्ट के ऑफिस में पहुंचते हैं। वो बताते हैं उनके पास अब पूरे 640 लोगों के साइन हैं। ये जानकर कर्ट की असिस्टेंट को यकीन ही नहीं होता क्योंकि वो एरिन से जल रही थी। लेकिन एरिन उन्हें एक और सरप्राइज देती है। दरअसल उसके पास PG&E के हेडक्वार्टर के कुछ खुफिया डॉक्यूमेंट भी थे जिसमें लिखा था यहाँ के पानी में टाइप 6 का क्रोमियम मिला हुआ है। लेकिन ये बात यहाँ के लोगों को पता नहीं चलना चाहिए और ये डॉक्यूमेंट 1965 का था। एड को समझ नहीं आता उन्होंने ये कैसे किया। तब एरिन कहती है उसने वहाँ के लोगों को सेक्सुअल फेवर देना शुरू कर दिया। उसने 640 लोगों के साथ यामाकाटा किया। ये मजाक सुनकर वहाँ के लोग और एड हंसने लगते हैं लेकिन कर्ट और उसके असिस्टेंट की शक्ल देखने लायक थी। अब कुछ दिनों बाद एरिन जॉर्ज को लेकर कहीं जा रही थी। दरअसल उसे जॉर्ज को बताना था उसकी मदद की वजह से उसने कौन सा काम किया है। वो लोग डोना के घर आते हैं। दरअसल उसे डोना को ये खुशखबरी मिलकर देनी थी। दरअसल जज ने फैसला दे दिया है। डोना पूछती है सब लोगों के लिए या सिर्फ उनके लिए, लेकिन फैसला दोनों के लिए आया है। तब एरिन बताती है PG&E कंपनी को उन्हें $333 मिलियन का जुर्माना देना होगा। ये सुनकर एरिन खुश होने के साथ रोने भी लगती है। लेकिन एक और खुशखबरी बाकी थी। एरिन उसे बताती है दरअसल उन $333 मिलियन में से $5 मिलियन डोना की फैमिली को मिलेंगे क्योंकि उसने ही सबसे पहले एरिन पर यकीन किया था और इस केस की शुरुआत भी उससे ही हुई थी। 5 मिलियन सुनकर पहले डोना को तो यकीन ही नहीं होता लेकिन अब ये उसके लिए और उसके बच्चों के लिए बहुत बड़ी अमाउंट थी। वो खुशी से रोने लगती है और एरिन को गले लगा लेती है। तब जॉर्ज को समझ में आता है एरिन क्या काम कर रही थी। वो लोगों की मदद कर रही थी।
फिर हम एड का नया ऑफिस देखते हैं। अब उसने एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग में ऑफिस लिया था। फिर एड के पास एक पार्सल आता है। फिर वो एरिन के पास जाता है। अब एरिन बहुत फेमस हो चुकी थी। ऐसे मामलों के लिए लोग उसे ही फोन कर रहे थे। फिर एड उससे कहता है इस केस के लिए उसने जितने पैसे मांगे थे उसके मुताबिक वो ठीक नहीं है, इसीलिए वो उसे याला चेक दे रहा है। अब ये सुनते ही एरिन एड पर चिल्लाने लगती है और एड अपनी हंसी रोकते हुए उसकी बात सुन रहा था। लेकिन एरिन उस चेक को देखकर एकदम से चुप हो जाती है। दरअसल वो चेक $2 मिलियन का था। एड उसे कहता है उसने जो पैसे मांगे थे वो उसकी मेहनत के हिसाब से बहुत कम थे, इसीलिए उसने उसे ये अमाउंट दी है। अब एड उसका मजाक बनाते हुए और नाचते हुए वहाँ से चला जाता है और एरिन उस चेक को देखती रहती है। साथ ही हमें टेक्स्ट के जरिए बताया जाता है ये केस अमेरिका हिस्ट्री में सबसे बड़ा लॉ सूट था। साथ ही PG&E ने इस केस के बाद कोर्ट को यकीन दिलाया अब वो क्रोमियम का इस्तेमाल नहीं करेगी। सन 2000 तक एरिन और एड वैसे ही 7 केस लड़ रहे थे और इसी के साथ ये मूवी भी यही एंड होती है। अब मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि एरिन ब्रोकोविच अभी तक लोगों के हित के लिए काम करती है, लेकिन अब उसकी उम्र 60 साल की हो चुकी है। साथ ही इस मूवी में असली एरिन ब्रोकोविच का भी एक छोटा सा सीन है। दरअसल जब मूवी की शुरुआत में एरिन अपने बच्चों को खाना खिलाने एक डाइनर में लेकर गई थी और उसका ऑर्डर लेने जो वेट्रेस आई थी वही असली एरिन ब्रोकोविच है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये मूवी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही अमेजिंग मूवीज के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली बार किसी और अमेजिंग मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। पीस आउट।